Good afternoon. Welcome to our channel Gen Z Education. So last time we have done up to the Siphonogamous plants in part 2. Now we are starting the part pollination and fertilization. देखो pollination का तो small part ही है, main part आएगा fertilization का. तो अब हम start करेंगे fertilization and pollination. साइफोनोगैमस प्लांट्स की एग्जांपल हमने लिखे थे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और ज़ूडियोगैमस प्लांट्स के एग्जांपल हमने लिखे थे अल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद पोलिनेशन. So what is pollination? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट का होता है, और हमें ये फीमेल पार्ट पे पहुँचाने हैं. फीमेल पार्ट फ्लावर्स में, हायर फ्लावर्स में क्या होता है? देखो पोलिनेशन सिर्फ हायर फ्लावर्स में होती है, दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो स्टिग्मा पे पहुँचाना होता है. ये स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, और पोलन ग्रेन्स को हमें स्टिग्मा तक पहुँचाना है, तभी वो ओवरी मतलब तभी उसमें जाएंगे ना. ओवरी में ओवम होता है, तभी वहाँ जाएंगे. सो पोलिनेशन में हम क्या लिखेंगे? देखो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के लिए दो अलग अलग चीज़ें होती है. तो हम सबसे पहले एंजियोस्पर्म का लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा. ये किस में होता है? ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा होता है एंजियोस्पर्म्स में. दिस प्रोसेस अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में. जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द पोलन चैम्बर. वहाँ पे हम स्टिग्मा नहीं होता. जिम्नोस्पर्म्स में पोलन चैम्बर होते हैं फीमेल पार्ट में, तो हमें पोलन चैम्बर में ट्रांसफ़र करना होता है. क्या आएगा इसमें? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द पोलन चैम्बर. वहाँ पे स्टिग्मा नहीं होता, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द पोलन चैम्बर, टू द पोलन चैम्बर. ये किस में होता है? ये हमारा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. इसके ये हमारा पोलिनेशन का इतना ही पार्ट था. इसमें हमें इतना ही पढ़ना है. हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन. पोलिनेशन होएगी तभी पोलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा ना. तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पहले हमने ये सारे क्या से पढ़े थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अप टू पोलिनेशन दीज आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. हमने देखा था ना कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हो चुका. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अब हम शुरू करेंगे. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जो दो गैमेट्स है वो फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं? जाइगोट. 2 गैमेट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेते हैं. ठीक है. इसको फर्टिलाइजेशन को ही दूसरा नाम दे सकते हैं हम, सिंगैमी. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन इज़ कंप्लीट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो है कंप्लीट हो जाती है. फर्टिलाइजेशन इज़ कंप्लीट. देखो ये आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद अगर हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर हम डीपीपीज़ देंगे. इस चैप्टर की बहुत सारी डीपीपीज़ आएंगी, तो आप उनको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जो डाउट आएगा वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इज़ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है ना. परमानेंट fusion of 2 gametes.
परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। दोनों अलग अलग पेरेंट्स होते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का मेल गैमेट होता है, फीमेल पेरेंट का फीमेल गैमेट होता है। दोनों गैमेट फ्यूज़ करके एक जाइगोट बनाते हैं। और फ्रॉम द सेम पेरेंट, सेम पेरेंट किस में होते हैं, सेम पेरेंट्स किस में होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म होते हैं, इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही पेरेंट से निकलता है, तो इसलिए वो एक ही पेरेंट से निकलेंगे, तो मतलब सेम पेरेंट का ही ऑफस्प्रिंग हुआ ना, वो 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत रेयर कंडीशंस होती है, 2-3 एग्जांपल्स होते हैं। और इन एनिमल्स को एक नेम, इन एनिमल्स का एक नेम होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। हम अगर प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट में मैंने आपको अर्थवॉर्म एक एग्जांपल बताया, आप इसका नाम इन एनिमल्स को क्या कहते हैं वो आप बता रहे हैं। फ्रॉम द सेम पेरेंट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है ना, तो 2 गैमेट्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम सिंगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट्स कॉल्ड सिंगैमी, ओके। सिंगैमी क्या होता है, सिंगैमी एक फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है। डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको, फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट सिंगैमी है, ठीक है। इसको मतलब अभी हमें यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा, हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो ये है हमारे पास, ठीक, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे पास मेल गैमेट और ये है हमारे पास फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल गैमेट में न्यूक्लियस पार्ट बहुत कम होता है। इसमें मेल गैमेट में क्या होता है, देखो हमें यहाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम न्यूक्लियस एंड मिनिमम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है और न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो मेल गैमेट है वो क्या करता है, वो अपना सब कुछ फीमेल गैमेट को दे देता है। मेल गैमेट अपना सब कुछ फीमेल गैमेट को दे देता है। देखो अब बताना, नेक्स्ट प्रोसेस ये आएगी, ये सब कुछ है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये आपस में कंबाइन हुआ और मेल गैमेट ने अपना सब कुछ, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब फीमेल गैमेट को दे दिया। तो यहाँ पे एवरीथिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, एवरीथिंग ट्रांसफर्स, ठीक। इसके बाद क्या आता है, देखो अब ये मेल गैमेट जो है ये डिजनरेट होने लग जाता है और ये बचा हमारे पास फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक मेल न्यूक्लियस एंड एक फीमेल न्यूक्लियस। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास जाइगोट। ये 2n हो गया, ये n और n न्यूक्लियस कंबाइन होंगे तो 2n बनेगा ना, तो इसको हम कहेंगे जाइगोट। ये एक प्रोसेस ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस और सबसे ज़्यादा किस में होता है, मेल गैमेट में होता है, और साइटोप्लाज्म सबसे कम मेल गैमेट में होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन या फिर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आप इसको कह सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन इज़ फर्टिलाइजेशन ही ना, एक ही बात हुई ना, तो टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूजन, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको हम एक्सटर्नल सिंगैमी भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नेम एक्सटर्नल सिंगैमी, और XC2 भी कह सकते हैं, XC2 फर्टिलाइजेशन ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 नेम होते हैं। ऐसे ही दूसरा हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल सिंगैमी,
गैमी इन सीटू। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, हम क्रिएट करेंगे, उस पर DPPs डालेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल सिंगेमी। ठीक, अब इसमें जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो, फीमेल बॉडी से बाहर जब फर्टिलाइजेशन होती है तब उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फीमेल और मेल बॉडी दोनों से बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन सिंगेमी, सिंगेमी मीन्स फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, outside the body of the organism। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इसमें एक्सटर्नल मीडियम। अब एक्सटर्नल मीडियम तो रिक्वायर्ड होगा ना, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जाएगा तो वो किस तरीके से जाएगा, एक एक्सटर्नल मीडियम से जाएगा। यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं ना, तो एक एक्सटर्नल मीडियम हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ वाटर। एक्सटर्नल मीडियम क्या होगा यहाँ पे, वाटर। और जो एक्सटर्नल मीडियम का यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, ज़ूडियोगेमस प्लांट्स। हमने पढ़ा है ना अभी नेक्स्ट पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, जो एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर का यूज़ करते हैं उन्हें ज़ूडियोगेमस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम सच एज वाटर इज़ रिक्वायर्ड, एंड एक्सटर्नल मीडियम सच एज वाटर is required। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये किस किस एनिमल्स में होता है, इट अकर्स इन मतलब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होगा ये। मैंने बताया था ना कि ज़ूडियोगेमस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का इतने इवॉल्व नहीं होते वो जिनकी उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हो, तो इसीलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। It occurs in organisms such as majority of, यहाँ पे आप लोअर ऑर्गेनिजम्स ब्रैकेट में ऐड कर लेना क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अल्गी, फिशेस। अब देखो फिशेज और एम्फीबियंस जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते और प्लांट्स में जो है वो अलगी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो इसीलिए इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये इनमें क्या होता है कि जो देखो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ताकि मान लो कुछ गैमीट्स अगर नहीं पहुँचे, कुछ गैमीट्स वाटर की हेल्प से इधर उधर हो गए, तो जो और गैमीट्स है वो पहुँच जाए। इसीलिए चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उन्हें ज़्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स to enhance the chances of fertilization। ठीक, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रीडेटर्स से जो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं उनसे वेल प्रोटेक्टेड नहीं होते, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी बनते हैं ना। अगर फिशेज़ है, मान लो फिशेज़ बॉडी से, फीमेल बॉडी से आउटसाइड बनेगी, हम तो फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं, तो वी आर प्रोटेक्टेड इन द यूट्रस। येस, वी आर प्रोटेक्टेड इन यूट्रस, बट दीज एनिमल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ठीक है, तो उनका जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक NCERT की ही लाइन है, NCERT वाली लाइन ही लिखेंगे यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस, इनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, जब हम तो यूट्रस में होते हैं पर लेकिन ये तो बाहर ही बनते हैं ना, ये फीमेल बॉडी के अंदर बन ही नहीं सकते,
तो इसीलिए इनका जो ये प्रेडेटर से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते और इनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स। Not well protected from predators, and their survival is threatened up to adulthood. Threatened मतलब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है अप टू एडल्टहुड। मतलब वो जैसे जैसे अपनी एडल्टहुड स्टेज को गेन करेंगे उससे पहले ही उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेडेटर्स जो है उनको मार देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंटिंग भी नहीं हुई। देखो हम अगर यूट्रस के अंदर होते हैं तो हमें वहीं से न्यूट्रिशन भी मिलता है, ब्लड भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे हमारी प्रॉपर पेरेंटिंग होती है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं होती। सो यहाँ पे 6 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, नो पेरेंटिंग। ठीक, चलो अब ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एग है जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है, और इनमें क्या होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना। जो मेल है, मेल अपने गैमीट्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, तो फ्यूजन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। ज़ायगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल में तो क्या होता है कि जो ज़ायगोट है वो बाहर बनेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है, एग फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, मेल गैमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल बॉडी में और फ्यूजन होकर ज़ायगोट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एग इज formed, when egg is formed inside the female body, when egg is formed inside the female body where it fuses with the male gamete, male gamete आएंगे यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर, where it fuses with male gamete, it is called internal fertilization. इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब जो हमने पढ़ा था ओगैमस फर्टिलाइजेशन, आपको याद है ना, हमने गैमीट्स पढ़े थे, आइसोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स में हमने पढ़ी थी ऊगैमी पढ़ी थी, एक एनाइसोगैमी पढ़ी थी, एक ऊगैमी पढ़ी थी। तो ऊगैमी को ही ऊगैमस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर नहीं आते। हमने पढ़ा था कि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमीट मोटाइल होता है ऊगैमी में। तो फीमेल गैमीट्स डू नॉट कम आउटसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, सिर्फ मेल गैमीट्स फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, फीमेल गैमीट बाहर नहीं आता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन oogamous fertilization female gamete does not comes outside the mother's body. Come outside the mother body. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये हायर एनिमल्स में होता है। हायर एनिमल्स में होता है क्योंकि उनमें डेवलपमेंट हो जाती है तो मेल गैमीट्स जो है वो फीमेल बॉडी में ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांसफ़र होने के लिए, उनके पास ऑर्गन्स होते हैं ट्रांसफ़र, मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। तो इट अकर्स इन हायर एनिमल्स
insects, in higher animals like reptiles, birds, mammals, red algae and bryophytes. Red algae and bryophytes. ठीक है. अब इनमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. स्पर्म्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या था, हमें दोनों चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, फीमेल गैमेट भी और मेल गैमेट भी, क्योंकि वो दोनों बाहर फर्टिलाइज़ करेंगे, बाहर फ्यूजन होएगा ना उनका. तो चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो दोनों ही ज़्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी में स्पर्म्स जा रहे हैं ना. फीमेल गैमेट तो बाहर आ ही नहीं रहा, तो फीमेल गैमेट एक ही बनता है और जो स्पर्म्स है वो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, स्पर्म्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो ताकि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज़ हो. यहाँ फीमेल गैमेट ज़्यादा नहीं बनता, सिर्फ स्पर्म्स ज़्यादा बनते हैं. अब 4th पॉइंट हम लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्पर्म्स produced are very large. But there is, स्पर्म ज़्यादा होते हैं और फीमेल गैमेट बहुत कम होते हैं. बट देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस. एग फीमेल गैमेट होते हैं ना, तो इसलिए इसमें रिडक्शन होता है. मतलब वो इतना नहीं इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो अंदर ही रहना है ना, मदर बॉडी में ही. ठीक है, ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी कंप्लीट हो चुके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी कंप्लीट हो चुके. अब हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें सबसे पहला इवेंट होता है जाइगोट फॉर्मेशन. अब देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही बनेगा, तो इसमें हम लिखेंगे जाइगोट फॉर्मेशन. फर्स्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक, जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, है ना. हर जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उनमें हमेशा एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है ना. दोनों गैमेट्स के फ्यूज़ होने के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट ज़रूर बनता है. तो क्या लिखना है यहाँ पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉयड जाइगोट is formed in all sexually reproducing organisms. Sexually reproducing organisms. ठीक. अब जो थिक वॉल जाइगोट होता है, जिस जाइगोट की थिक वॉल्स होती है उसको क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर या फिर ऊस्पोर. थिक वॉल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है नीट में. थिक वॉल जाइगोट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर और ऊस्पोर. तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप इसे. थिक वॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर और ऊस्पोर. ठीक है, हो गया जाइगोट फॉर्मेशन, ये होता है. उसके बाद हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं जाइगोट की क्या कंडीशन होती है. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जाइगोट यहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, इंटरनल नहीं बनेगा ना, मदर की बॉडी में नहीं बनेगा, एक्सटर्नल बनेगा. तो जाइगोट इज
formed in the external medium. देखो जितना नीट के लिए रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सब कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे पेरेंटल केयर भी नहीं होती जाइगोट में, है ना। जब जाइगोट मदर बॉडी में है ही नहीं तो उसकी पेरेंटल केयर कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। ना उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है ढंग से, ना उसे ब्लड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देयर इज़ नो पेरेंटल केयर। अब बात आती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की कंडीशन क्या होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इज़ फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जाइगोट जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनता है ना। तो यहाँ लिखेंगे जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे पेरेंटल केयर भी मिलती है। जैसे हम फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं यूट्रस में, तो हमें पेरेंटल केयर मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है और ब्लड सप्लाई होती रहती है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब पेरेंटल केयर मिलेगी तभी हमारा एम्ब्रियो बन पाएगा ना। एम्ब्रियो को क्या चाहिए होता है, एम्ब्रियो को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है और न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो एम्ब्रियो तभी बनेगा जब पेरेंटल केयर मिलेगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है कि एम्ब्रियो बने। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है जहाँ एम्ब्रियो के चांसेस बहुत कम होते हैं, एम्ब्रियो नहीं बनता, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनने के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चांसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर आप पीछे वाली वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि एम्ब्रियो ज़रूरी नहीं है कि एम्ब्रियो बनेगा, बिकॉज एम्ब्रियो रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। ठीक, अब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट जब बनता है तो उसके बाद एम्ब्रियो बनते हैं ना, माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो ये चैप्टर बस हो ही गया है कंप्लीट। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होएगी। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना माइटोटिक डिवीजन से, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, process of development of an embryo from a zygote by mitotic divisions। जाइगोट से ही बनेगा एम्ब्रियो, और किस डिवीजन से बनेगा, माइटोटिक डिवीजन से। जाइगोट जो एम्ब्रियो होता है वो भी, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय माइटोटिक डिवीजन्स। ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल्स का मास होता है ना। हमने पीछे एम्ब्रियो की डेफिनेशन लिखी थी, सेकेंड पार्ट में लिखी थी आई थिंक, या फर्स्ट पार्ट में, आप देख लेना पार्ट्स को। तो हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, एम्ब्रियो इज़ अ मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उनका मास होता है। एम्ब्रियो इज़ अ मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, इज़ अ मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। देखो अगर जाइगोट डिप्लॉयड है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन्स होंगे तो बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे। डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे तो एम्ब्रियो उनका मास बन जाएगा, है ना। देखो अब ये हुआ मेल गैमेट, ये हुआ फीमेल गैमेट। दिस इज़ मेल गैमेट, दिस वन इज़ फीमेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। तो दिस इज़ जाइगोट। जाइगोट में मियोसिस हुई। देखो अब मैं बता रही हूँ मियोसिस की बात, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। माइटोसिस से बनता है ना एम्ब्रियो, तो यहाँ तो मियोसिस हो गई, जाइगोट में मियोसिस हो गई। देखो जाइगोट में मियोसिस हुई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर इज़ नो चांस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन।
नो चांस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो इनको हम कहेंगे नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। यहाँ पे एम्ब्रियो का कोई चांस नहीं है बनने का, क्योंकि म्योसिस होगी। अगर जाइगोट में माइटोसिस होती तो चांस होते, अब यहाँ पे होगी म्योसिस, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है एम्ब्रियो बनने का, ठीक है। इसको हम कहेंगे जाइगोटिक म्योसिस। ये क्या होती है? जाइगोटिक म्योसिस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस वन इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जाइगोट में म्योसिस हो गई तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बन गए, एन 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 बन गए ना, ये 2n होता है, इसमें म्योसिस होके एन 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 बन गए, तो इसको हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका जो एग्जाम्पल होता है, ये किस में होता है ये प्रोसेस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है? अलगी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है? अगर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन्स हुए तो क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है? इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स इंक्रीज होंगे, माइटोसिस होएगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होएंगे, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स। अगर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो उसका मास ही एम्ब्रियो होता है ना। और सेल डिफ्रेंशिएशन होते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियो जब भी बनता है तो सेल डिफ्रेंशिएशन होती है, सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन क्या करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड ऑर्गन। सेल डिफ्रेंशिएशन का ही मतलब है कि डेवलपमेंट करवाता है ऑर्गेनिज्म की, स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ specialized cells and organs, helps in the formation of specialized cells and organs, ठीक है। उसके बाद हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका, ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हो चुके। अब एक टॉपिक बच गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में, पार्थेनोजेनेसिस, उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। अब हम इसको कवर करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस मैंने आपको एक बार शुरू में फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या होता है, गैमेट्स नहीं बनते है ना, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमेट्स बनता है, सिर्फ फीमेल गैमेट बनता है और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ गैमेट बनेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट भी नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमेट बनता है, सिर्फ फीमेल गैमेट बनता है और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ गैमेट बनेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और वो जो फीमेल गैमेट है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमेट ही एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो ही एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन एग और ओवम into a complete individual. Individual without fertilization. Is called parthenogenesis. समझ में आया पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है? ठीक है, अभी किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है पार्थेनोजेनेसिस अकरेंस, किन किन में होता है ये? मेनली इनवर्टिब्रेट्स में होता है, जिनमें वर्टिब्रा नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे कि रोटिफर्स में होगा, आर्थ्रोपोड्स में होगा, क्रुस्टेशियंस में होगा, इंसेक्ट्स में होगा, अराक्निड्स में होगा, वर्कर बीज में होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी लाइन को, मेनली इनवर्टिब्रेट्स such as rotifers, arthropods with crustaceans,
आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल भी, इसका मतलब इसके एग्जाम्पल क्रुस्टेशियंस, इंसेक्ट्स एंड अराक्निड्स, वर्कर बीज, इनमें होता है ये, ठीक है। ये याद रखना आपको, पार्थेनोजेनेसिस इंडियन ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस अब 2 टाइप्स के होते हैं। देखो ये एनसीईआरटी से बाहर है, थोड़ा पार्ट अब बिल्कुल जरा सा पार्ट रह गया, वो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो आप कर लेना। हम एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी में ना वो एनिमल ब्रीडिंग वगैरह वाला पार्ट है, तो उसको हम सेक्सुअल, वो आपको मतलब जूलॉजी में बताएंगे, यहाँ पे उसको कवर नहीं करेंगे। आप उसको जस्ट पढ़ लेना, वो ईजी है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आए तो डाउट सेक्शन में कमेंट लिख देना, कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना, ठीक है। अब पार्थेनोजेनेसिस जो है वो 2 टाइप की होती है। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो 2 टाइप की होगी। एक तो होगी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल गैमेट वो होता है हैप्लॉइड, और जो इंडिविजुअल बनता है वो भी हैप्लॉइड बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फीमेल गैमेट इज हैप्लॉइड एंड तो न्यू इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड ही बनेगा, है ना। न्यू इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे जो है फीमेल गैमेट डिप्लॉइड बनता है। ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो लास्ट पार्ट है उसमें पता चलेगा कि गैमेट डिप्लॉइड कैसे बनता है। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे फीमेल गैमेट इज डिप्लॉइड। तो न्यू इंडिविजुअल भी यहाँ डिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ फीमेल गैमेट, यहाँ पे सिर्फ फीमेल गैमेट बन रहा है, अगर मेल गैमेट भी होता तो ये न्यू इंडिविजुअल डिप्लॉइड बन जाता है ना, बट दिस इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट जो फीमेल गैमेट है वही न्यू इंडिविजुअल बनेगा। फीमेल गैमेट यहाँ पे डिप्लॉइड है तो न्यू इंडिविजुअल भी यहाँ डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब पार्थेनोजेनेसिस के 2 टाइप हो रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल। पार्थेनोजेनेसिस के 2 टाइप और पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, and artificial parthenogenesis. ठीक है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ये रेगुलरली होती है, ठीक है। इट अकर्स रेगुलरली इन लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये रेगुलरली होती है, ठीक है। इसको आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, जो सिर्फ लिखाया जा रहा है वही पढ़ना है। इट अकर्स, क्योंकि ये कभी आया भी नहीं है, बस नॉलेज के लिए ये पढ़ा रही हूँ। इट अकर्स रेगुलरली इन लाइफ साइकिल, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में होती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ एग्जाम्पल मैं इसके लिख देती हूँ। इंसेक्ट्स में होती है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, हनी बीज में होती है और लीवर फ्लूक में होती है, ठीक है। ये पार्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ तो इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ लेना। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब एग को मतलब उसको डेवलप कराया जाता है, वो खुद डेवलप नहीं होता, उसको डेवलप करा के न्यू इंडिविजुअल बनाया जाता है केमिकल्स वगैरह दे के, ठीक है। तो इसमें क्या है,
द एग इज़ इंड्यूस्ड मतलब वो कराया जाता है. द एग इज़ इंड्यूस्ड टू develop into a new individual, develop into a complete individual by artificial stimuli. मतलब कोई बाहर से आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती है, केमिकल्स जिनको कहते हैं. केमिकल्स यहाँ लिख लो इसकी साइड में, ठीक है. अब ये मतलब ये जो स्टिमुलाई होता है ये फिज़िकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है. मतलब आप फिज़िकली कोई चीज़ डाल सकते हो या फिर आप कोई केमिकल डाल सकते हो. फिज़िकल कोई प्रोसेस करवा सकते हो या केमिकल प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है. इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय फिज़िकल और केमिकल स्टिमुलाई. इसका एग्ज़ाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद कर लेना. इन प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन डालते हैं ना, तो ये वही एग्ज़ाम्पल है, इसलिए तब पार्थेनोजेनेसिस होती है. इन प्लांट्स बाय द यूज़ ऑफ हॉर्मोन्स. आपने ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें क्या कहते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 11th क्लास में, है ना. इन प्लांट्स बाय द यूज़ ऑफ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स एंड जिब्रेलिन्स. ठीक, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. इसका अब एक पार्ट नोट डाल के लिख लो, यहाँ नोट डाल के लिख लो व्हाट इज़ इमास्कुलेशन एंड व्हाट इज़ बैगिंग, ठीक है. इमास्कुलेशन क्या होती है और बैगिंग क्या होती है. इमास्कुलेशन होती है जब हम एंथर को हटा दें फ्लावर में से, फ्लावर बड में से एंथर को रिमूव कर दें पोलिनेशन होने से पहले ही एंथर को जब रिमूव कर दे ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, इसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं. जब मान लो हमें क्रॉस पोलिनेशन करानी है और वो फ्लावर जो है वो सेल्फ पोलिनेशन कर देता है, तो उस फ्लावर बड में से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है बिफोर पोलिनेशन, तो इसको हम इमैस्कुलेशन कहेंगे. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड before pollination to prevent self pollination, ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए. ठीक है. अब बैगिंग क्या होता है. बैग मान लो जैसे ये प्लांट है और ये है फ्लावर, ठीक. तो इस पे यहाँ पे एक बैग बना दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है. और ये बैग किस चीज़ का होता है, बैग ऑफ बटर पेपर. किस चीज़ का बैग होता है, बैग ऑफ बटर पेपर. ये किस लिए करा जाता है, टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलिनेशन. मतलब कोई बाहर से कोई पोलन आके यहाँ पे इस फ्लावर पे ना गिर जाए, इसीलिए यहाँ पे बैग से इसको प्रिवेंट करा जाता है, कोई अनवांटेड पोलन यहाँ पे ना गिरे, टू प्रिवेंट unwanted pollination. बट ये नहीं है कि हमने बैग लगा दिया तो प्लांट में एयरेशन ही नहीं हो रही, फ्लावर को एयर ही नहीं मिल रही. एयरेशन कंटिन्यू होती है, ठीक है. एयरेशन कंटिन्यूस. ऐसा नहीं है कि फ्लावर को एयर ही नहीं मिल रही, फ्लावर को एयर मिलती रहती है बैग लगाने के बाद भी. एयरेशन कंटिन्यूस, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ join our Telegram channel for DPPs and practice questions.